वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। और ये क्लास है हमारी पंचायती राज की। तो पंचायती राज में सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है जो कि है पंचायत सिटीजन चार्टर। ठीक है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, इस पूरे टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सुविधाएं जनता को प्राप्त होती हैं और आप लोगों के क्या क्या काम होते हैं इसमें, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो ये पूरा जो है साहित्य जो है आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलता है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से कर पाओ। ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उनको मैं स्पेशली यहाँ बता दूंगा, उनको आप स्पेशली नोट कर लेना। तो सबसे पहले है क्या, तो भारत सरकार द्वारा 4 जून 2021 को मॉडल सिटीजन चार्टर लागू किया गया। अच्छा, सिटीजन चार्टर का मतलब क्या है? सिटीजन चार्टर का मतलब ये है कि जो हमारे सिटीज़न हैं उनको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए ग्रामीण स्तर पर। तो ग्रामीण स्तर पर जो उनके अधिकार हैं, जो उन्हें सुविधाएं चाहिए, वो क्या क्या प्राप्त होनी चाहिए, हम उन्हें क्या क्या दे सकते हैं, इसी संबंध में पंचायत सिटीजन चार्टर बनाया गया है कि हम जो है अपने सिटीजन को पंचायत लेवल पे क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं सरकार स्तर से, उसी को लेकर के ये है। तो ये पूरे भारत में कब लागू हुआ है? 4 जून 2021 को, ये डेट आप याद रखना। सही है, तो भारत में लागू हुआ है 4 जून 2021 को। और यूपी में कब लागू हुआ है? यूपी में लागू हुआ है 15 अगस्त 2021 से। ठीक है, आप देख सकते हो 4 जून 2021 को मॉडल सिटीजन चार्टर लागू किया गया। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन स्तर से निर्गत शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2021 को दिनांक 15 अगस्त 2021 से समस्त ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू है। यानी यूपी में कब से लागू है? यूपी में लागू है 15 अगस्त 2021 से। डेट आप लोग याद रखना। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है अच्छा, शासनादेश के साथ मॉडल सिटीजन चार्टर राज्य स्तर से तैयार करते हुए ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया गया, जिसको ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन करते हुए ग्राम पंचायतों में लागू किया गया। अब यह है क्या, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। विभिन्न विकास कार्यों के साथ साथ जन सामान्य को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पंचायतों को है, मतलब पंचायतों की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम लोगों को, गाँव के लोगों को पंचायत स्तर पर कौन कौन सी सरकारी सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा सकती हैं, उसी को लेकर के ये पंचायत चार्टर है। इसके लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 243G ये जिम्मेदारी किसको सौंपता है? पंचायतों को सौंपता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। ठीक है, सिटीजन चार्टर की जिम्मेदारी पंचायतों को किस आर्टिकल में दी गई है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 243G में। ध्यान रखना, 243 जो है ये पंचायती राज से ही जुड़ा हुआ है। कुछ विशेष क्षेत्र जैसे स्वच्छता, पेयजल, विभिन्न विकास कार्य तथा सामाजिक कार्य इत्यादि पर पंचायतों द्वारा जन सामान्यों को मूलभूत सेवाएं पूर्व से ही दी जा रही हैं। यह जरूरी है कि जन सामान्य को यह सेवाएं सुलभ एवं एक निश्चित अवधि के दौरान प्रदान की जाएं। यानी सेवा को तो हमें देना ही है, लेकिन हम ये भी इंश्योर करेंगे कि सेवा एक निश्चित अवधि में दी जाए। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को जो है कोई मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए या जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, तो उसके लिए हमें एक समय निर्धारित करना होगा कि भाई इतने समय में हम आपको ये सुविधा दे देंगे। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कि जो सुविधा है वो उन्हें समय के भीतर ही मिल जाए। ऐसा ना हो कि वो 2-2, 3-3 साल इंतजार कर रहे हैं, तो फिर उस सेवा का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो जन सामान्य को सेवा सुलभ हो, यानी आसानी से उपलब्ध हो और निश्चित अवधि के दौरान प्रदान की जाए, एवं आम जन को उसकी जानकारी हो। सेवाएं आप क्या क्या जनता को दे रहे हो, जनता को भी पता होना चाहिए, तभी तो जनता उस सेवा का लाभ उठा पाएगी। इसके दृष्टिगत पंचायती राज भारत सरकार द्वारा NIRDPR के सहयोग से एक मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क पंचायतों को सौंपे गए। 29 विषयों के अंतर्गत दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को सम्मिलित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को भी ध्यान में रखते हुए इनको तैयार किया गया है। सतत विकास लक्ष्य आप लोग जानते होंगे, SDG जिन्हें कहा जाता है। और 29 विषय इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पंचायत 29 विषयों पर ही काम करती है, ध्यान रखना। अब देखते हैं, सिटीजन चार्टर की सहायता से ग्राम पंचायत में सुशासन लागू किया जा सकता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से विभिन्न सेवाओं को दिए जाने में सुधार, लोगों की शिकायतों का निस्तारण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को लागू किया जा सकता है। सिटीजन चार्टर के अंतर्गत सेवा का नाम, सेवा का विवरण, सेवा की समय अवधि, पंचायत द्वारा सेवा दिए गए कार्मिक का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि दर्ज किए जाते हैं।
इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार तथा ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत यह मॉडल चार्टर सभी ग्राम पंचायतों द्वारा दी जा रही मूलभूत सेवाओं हेतु बनाया जाए, जिससे कि निश्चित अवधि में मूलभूत सेवाएं जन सामान्यों को दी जा सकें। इससे ग्राम पंचायतें जन सामान्य के प्रति जवाबदेही होंगी, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा नागरिक अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। तो ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं देख लो। ये सारे के सारे बिंदु इसमें समाहित हैं। पहला, पंचायत का संकल्प और मिशन। दूसरा, सेवा का नाम, मतलब कौन सी सेवा का आप लाभ लेना चाहते हो, वो सेवाएं मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। विवरण, समय अवधि, कर्मी का नाम तथा संपर्क विवरण, यानी जो सेवा आप उपलब्ध कराओगे। अब जैसे आप ही पंचायत में होगी, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी, तो आपका नाम और मोबाइल नंबर भी उस सेवा के साथ आएगा, जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें। ठीक है, मानक सेवा, मतलब सेवा का मानक तथा सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया, किस तरीके से सेवा वो मिल सकती है, उसके लिए भी सारी की सारा फ्रेमवर्क बना दिया गया है। और अगर मान लीजिए कोई शिकायत है तो फिर उच्च अधिकारी का विवरण। मान लीजिए कोई सेवा आपने मांगी लेकिन समय से आपको नहीं मिली, तो फिर आप कहाँ शिकायत करोगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर चीज़ें जो है दी जाएंगी। वो सब सिस्टम आपको दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। तो सिटीजन चार्टर के अंतर्गत अभी 44 जन सेवाएँ दी जा रही हैं। ये बात आप ध्यान रखना, पेपर में सीधे सीधे आ सकती है कि कितनी सेवाएँ दी जा रही हैं अभी। तो भैया इसका आंसर है 44। ठीक है, जिनमें कौन कौन सी हैं, जिनमें स्वच्छता, पेयजल, विभिन्न विकास कार्य, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, गिनेकल इत्यादि। अब ये सब मैं आपको डिटेल में इधर बताता हूँ। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, चलो आगे देखते हैं। अब ये मेरे पास पूरी लिस्ट है कि भैया पंचायतों के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं अथवा सेवा मानक। इसको आप ज़रा ध्यान से देख लो। ठीक है, यहाँ से पेपर में चीज़ें आ सकती हैं। चलो, एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई। चलो इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ आपको बताता हूँ। इसमें कुछ कॉलम बने हुए हैं, देखिए। सबसे पहले सेवा का नाम, इसके लिए कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए, सेकंड कॉलम में। शुल्क कितना लगता है इसके लिए, समय सीमा। ठीक है, और इस सेवा को प्राप्त करने के लिए आपको संपर्क किससे करना है। और अगर मान लीजिए सेवा प्राप्त करने के दौरान कोई समस्या आती है, कोई आपसे रुपया पैसा मांगता है, या कोई भी आपको लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर अपनी शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं। उच्च अधिकारी कौन होगा जिससे आप मिल सकते हो, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र इस सेवा का नाम है। आप इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, आवेदन पत्र, यानी आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, प्लस आईडी लगानी है। आईडी मतलब आधार कार्ड। 5 रुपये इसका शुल्क होता है। और पंचायत स्तर से अधिकतम 1 महीने में ही आपको, 1 महीने के भीतर अगर आपने आवेदन कर दिया तो मिल जाएगा, वरना फिर दिक्कत आएगी। जन्म प्रमाण पत्र के लिए संपर्क किससे करना है, तो या तो प्रधान जी से करो, वरना पंचायत सचिव यानी ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी से करो। अगर कोई समस्या आ रही है तो फिर आप एडीओ पंचायत या फिर डीपीआरओ साहब से भी मिल सकते हैं। अगला है मृत्यु प्रमाण पत्र। इसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। ठीक है, आईडी चाहिए उस व्यक्ति की जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र आप मांग रहे हैं, बेसिकली आधार कार्ड, और उसकी मृत्यु के साक्ष्य। साक्ष्य मतलब कि हाँ 2-4 लोग लिख करके दें, ठीक है, कि हाँ साहब हमारे सामने मरा है, या फ़ोटो वगैरह। 5 रुपये इसका शुल्क है, 1 महीने में आपको मिल जाएगा। सेम है, आपको सचिव जी या प्रधान जी के पास जाना है, और शिकायत करने की स्थिति में एडीओ पंचायत या डीपीआरओ साहब के पास आप जा सकते हैं। परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए, तो फिर आपको क्या क्या लगेगा, एप्लीकेशन देखो देना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई सेवा मांगोगे नहीं तो सेवा मिलेगी भी नहीं, ध्यान रखना। आप भी हो सकता है ऐसा सोचते हो कि अरे बात बात पे एप्लीकेशन क्यों लिखवाई जाती है। तो एप्लीकेशन इसलिए ज़रूरी है भाई, कल को आप भी जब सरकारी नौकरी में आओगे तो जब आपसे किसी ने कोई चीज़ मांगी ही नहीं तो आपने कैसे दे दी, बात ये आएगी ना। बात, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो पहले आप, अगर मान लीजिए आपसे कोई ये कहता है साहब हमें परिवार रजिस्टर की नकल दे दो, तो आप ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है यारी दोस्ती में उठा के दे दिया, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी भाई। उसका वो कहीं भी यूज़ कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है। पहले आवेदन यानी पहले एप्लीकेशन लिखो हमारे नाम से भाई, सचिव जी को संबोधित करते हुए एप्लीकेशन लिखिए कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद सचिव जी उस पर कार्रवाई करेंगे। ये सब रिकॉर्ड में रहता है कि साहब हमसे इसने मांगी थी तब हमने दी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके कैरियर के लिए, ध्यान रखना। इसके अलावा जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसकी आईडी तथा परिवार के सदस्यों का विवरण। ठीक, अब इसमें क्या नियम है, इसमें नियम ये है साथियों
कि पहले 5 पृष्ठों तक 5 रुपये लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रति पृष्ठ के आपको 1-1 रुपया देने पड़ेंगे। 3 दिन में जब आप आवेदन कर दोगे तो 3 दिन के भीतर आपको ये फॉर्मेलिटी की नकल मिल जाएगी। संपर्क किससे करना है? ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी यानी ग्राम सचिव से करना है। शिकायत किससे करनी है? एडीओ पंचायत से करनी है या डीपीआरओ साहब से करनी है अगर कोई गड़बड़ होती है तो। ये देखो ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध कौन करता है? अगर ग्राम सभा आपको बुलानी है तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप ग्राम सभा बुलाना चाहते हैं तो आवेदन पत्र देना होगा, अपनी आईडी देनी होगी। इसके लिए कोई फीस नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन दे दी है तो 30 दिन के भीतर आवेदन बुला लिया, मतलब आपकी ग्राम सभा बुला ली जाएगी। आवेदन जो है किसको देना है? ग्राम पंचायत सचिव या प्रधान जी को। शिकायत किससे करनी है? एडीओ पंचायत या फिर डीपीआरओ साहब से। अगर ग्राम पंचायत में जो लोग काम कर रहे हैं जैसे रोजगार सेवक हो गए, पंचायत सहायक हो गए, इनके संबंध में अगर कोई आपको जानकारी लेनी है, ठीक है, तो फिर आप अपनी आईडी दीजिए, आवेदन पत्र दीजिए, 7 दिन के भीतर आपको जानकारी मिल जाएगी। जानकारी कौन देंगे? ग्राम सचिव या फिर प्रधान जी। अगर आपको जॉब कार्ड जो है लेना है, ठीक है, अगर आपको जॉब कार्ड लेना है गांव में तो आप क्या करेंगे? अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना फ़ोटो दीजिए, बैंक का स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है। पैसा इसमें एक नहीं लगेगा, 3 दिन के भीतर आपको मिल जाएगा। संपर्क किससे करना है? तो जॉब कार्ड के लिए आपको संपर्क करना है या तो रोजगार सेवक से या प्रधान जी से। इसमें सचिव जी से संपर्क नहीं करना है। शिकायत किससे करनी है भाई? तो शिकायत करने के लिए आप बीडीओ साहब के पास जा सकते हो या फिर जो आपका कार्यक्रम अधिकारी जो होते हैं उनके पास आप जा सकते हैं। अब मनरेगा कार्ड आपके पास है लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा तो फिर आपको क्या करना होगा? अगर आपको मनरेगा के अंतर्गत काम चाहिए तो पहले आपको आवेदन देना होगा, अपनी आईडी दिखानी होगी, बेसिकली आधार कार्ड, और आपके पास जो जॉब कार्ड है वो भी दिखाना पड़ेगा। निःशुल्क है, कोई फीस नहीं लगेगी और 15 दिन के भीतर आपको मनरेगा के अंतर्गत काम दे दिया जाएगा। संपर्क किससे करना है? रोजगार सेवक और प्रधान जी से। शिकायत किससे करनी है? खंड विकास अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी से, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ में चलिए आपको थोड़ी चीज़ें समझाता हूँ जो आपको और कोई नहीं बताएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये पंचायत की बात हो रही है ना, तो पंचायत की जब बात हो रही है तो शिकायत आप किससे कर रहे हैं? डीपीआरओ साहब से, डिस्ट्रिक्ट पंचायत अधिकारी से। लेकिन जब भी कभी मनरेगा की बात आएगी ना, तो मनरेगा मैं आपको बता दूं पंचायती राज की योजना नहीं है। मनरेगा जो है वो ग्राम विकास की योजना है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए शिकायत भी किससे होगी? खंड विकास अधिकारी से होगी। पंचायती राज की योजना ये नहीं है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। सरकारी आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई अगर मान लीजिए कोई बात है तो ऐसे यहाँ देख लेते हैं। चलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों में जलापूर्ति, शौचालय, वर्षा आदि का संचयन या उनको बनाने के लिए अनुरोध अगर करना है तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? आपको अपनी आईडी देनी होगी, ठीक है। शुल्क इसमें कुछ नहीं लगेगा। संपर्क किससे करना है? या तो प्रधान जी से करना है या फिर प्रधान अध्यापक से करना है गांव स्तर पे। और अगर कोई शिकायत है तो फिर आप किससे करेंगे? या तो खंड शिक्षा अधिकारी से करेंगे, बीईओ से करेंगे या फिर बीडीओ साहब से करेंगे। गांव की गलियां आपकी ख़राब हो गई हैं तो फिर इसके लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आप आवेदन दोगे, ठीक है, उसमें अपनी आईडी लगाओगे, पैसा एक नहीं लगेगा, 30 दिन के भीतर आपको काम करना है। आवेदन किसको दोगे भाई? सचिव जी को दोगे या प्रधान जी को दोगे। शिकायत किससे करोगे? तो या तो बीडीओ से करोगे या फिर आप एडीओ साहब से करोगे। गांव में जो पेयजल परियोजनाएं हैं उनकी मरम्मत से संबंधित अगर कोई काम है तो इसके लिए आवेदन आप जो है देंगे, आईडी साथ लगाएंगे, पैसा एक नहीं लगेगा। किसको देंगे आवेदन? या तो सचिव जी को या प्रधान जी को, और 7 दिन के भीतर आपको सेवा मिल जाएगी। अगर शिकायत की बात आएगी तो एडीओ साहब को करेंगे या फिर अवर अभियंता जल निगम या जल शक्ति मिशन के अंतर्गत इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में सरकारी नल खराब हो गया है तो आपको आवेदन करना है, आवेदन देंगे, साथ में अपनी आईडी लगाएंगे, पैसा एक नहीं लगेगा, 7 दिन के भीतर इसकी सुनवाई कर दी जाएगी। और ये आवेदन देना किसको है? प्रधान जी या सचिव जी को देना है। शिकायत किससे करनी है? सहायक विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी महोदय से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाइपलाइन द्वारा नियमित जल आपूर्ति की मांग के लिए अगर आप
कोई भी आवेदन मांग करना चाहते हैं तो आवेदन देना होगा, अपनी आईडी लगानी होगी, 15 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई होगी। और ये आवेदन देना किसको है? अवर अभियंता जल निगम को देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रधान जी या सचिव जी को नहीं देना है। पशुओं के लिए सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था की अगर आपको मांग करनी है तो आवेदन देना होगा, आधार कार्ड की फोटोस्टेट लगानी होगी। आवेदन किसको देना है? सचिव जी को देना है, 15 दिन के भीतर कार्रवाई हो जाएगी और इसमें 1 भी रुपया नहीं लगेगा। शिकायत किससे करनी है? तो एडीओ साहब से करनी है, बीडीओ साहब से करनी है, या फिर पशु चिकित्सा अधिकारी से आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। सड़क पर अगर पानी इकट्ठा हो गया तो फिर क्या करना है? आवेदन देना है, अपनी आईडी लगानी है। आवेदन किसको देना है? सचिव जी या प्रधान जी को देना है। निःशुल्क है ये, 7 दिन के भीतर कार्रवाई होगी। शिकायत किससे करनी है? बीडीओ साहब या फिर एडीओ साहब से। सामुदायिक शौचालय की मरम्मत या रख रखाव के लिए, मान लीजिए सामुदायिक शौचालय मतलब ये देखिए, एक शौचालय तो आपके घर पे बना होता है, दूसरे होते हैं आपके सामुदायिक शौचालय, ठीक है। तो उसके लिए अगर मान लीजिए उसमें कोई गड़बड़ है या वो नहीं चालू है या दिक्कत दे रहा है, तो उसके लिए आप अगर आप उससे सुधरवाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन दीजिए, अपनी फ़ोटोस्टेट लगाइए आधार कार्ड की, ठीक है। और ये आवेदन किसको देना है? या तो जो गांव में एसएसजी बने होते हैं, एसएसजी मतलब सेल्फ सर्विस ग्रुप, या फिर प्रधान जी, इनको आप आवेदन दीजिए, 7 दिन के भीतर कार्रवाई होगी। अगर ये नहीं सुनते हैं तो फिर आप एडीओ पंचायत या बीडीओ साहब से भी शिकायत कर सकते हैं। कूड़ेदान की व्यवस्था के लिए अगर आपको अनुरोध करना है कि भाई गांव में प्रॉपर कूड़ेदान होना चाहिए, तो इसके लिए अगर आपको कोई भी शिकायत वगैरह करनी है तो फिर आप किसको करेंगे? अपना आवेदन लिखिए, एप्लीकेशन, आईडी लगाइए और ग्राम सचिव को यानी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को दीजिए। 7 दिन के भीतर कार्रवाई होगी, रुपया 1 नहीं लगेगा, निःशुल्क है। नहीं सुनते हैं तो फिर आप शिकायत करेंगे बीडीओ साहब या फिर एडीओ पंचायत जी पे, ठीक है, ध्यान रखना। और देखते हैं साहब, गांव में जो सरकारी स्कूल हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इनमें अगर मान लीजिए कोई गंदगी हो रही है तो फिर आप जो है क्या करेंगे? आवेदन पत्र देंगे, अपनी आईडी लगाएंगे। किसको दे सकते हैं? या तो सचिव जी को दे दो, या प्रधान जी को दे दो, या प्रधान अध्यापक को दे दो, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को दे दो। ये लोग इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है, ना ही रुपया लगेगा। नहीं सुनवाई होती है तो फिर आप एडीओ साहब या बीडीओ साहब से भी मिल सकते हैं। ग्राम स्तरीय शोधन स्थल तक घरों से अपशिष्ट का परिवहन तथा कंपोस्ट केंद्र का प्रबंधन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके घर से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है कि नहीं। अब व्यवस्था क्या है? अब व्यवस्था ये है कि ज़्यादातर गांव में ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि डोर टू डोर आपका कूड़े का कलेक्शन होगा। जैसे आपने देखा होगा शहरों में गाड़ी आती है ना, वैसे ही गांव में भी अब गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं। कुछ पंचायतों में चल रही हैं, कुछ में नहीं चल रही हैं, कुछ में ख़राब हो चुकी हैं, है ना। तो धीरे धीरे काम होता है, वही सरकारी काम है। तो आप ये चाहते हैं ये प्रॉपर हो। अच्छा, अब ये कूड़ा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? तो कूड़े को इकट्ठा करके हम उसको जो है भेजते हैं आरआरसी सेंटर पे। आरआरसी मतलब रिसोर्स रिकवरी सेंटर। जितना भी कूड़ा गांव से इकट्ठा होता है उसे हम आरआरसी सेंटर पे ले जाते हैं, ठीक है। और आरआरसी सेंटर का मोटो है कूड़े से कंचन। कूड़े से कंचन मतलब जो हम गांव से कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं उससे हम वर्मी कंपोस्ट खाद बना लें, नाडे विधि से खाद बना लें। खाद बनाने की विधियाँ होती हैं, मैं आपको बता दूंगा, अगर सिलेबस में होगी तो मैं बिल्कुल उसको बता दूंगा कि गांव में खाद किस तरीके से बनाई जाती है, आरआरसी सेंटर का महत्व क्या है। तो आरआरसी की फुल फॉर्म आप याद रखना, रिसोर्स रिकवरी सेंटर, ठीक है। और इसका मोटो है कूड़े से कंचन, ठीक। तो गांव में जितना भी कूड़ा इकट्ठा होगा उसको उससे जो है हम कंपोस्ट वगैरह बनाएंगे। अब गांव में नहीं बन रही है तो आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं कि साहब इसको बनना चाहिए। आवेदन करने के लिए क्या करना होगा? आपको एप्लीकेशन देना होगा, आईडी लगानी होगी, 20 रुपये इसका शुल्क है। कि ये आवेदन किसको देना है? प्रधान जी या सचिव जी को। 15 दिन के भीतर इस पर कोई कार्रवाई की खबर आपको दी जाएगी, ठीक है। शिकायत करनी है तो फिर आप बीडीओ साहब या एडीओ साहब से शिकायत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अपने घर में शौचालय की मांग करनी है कि साहब मेरे यहाँ शौचालय नहीं है, तो फिर आपको क्या क्या देना होगा? एप्लीकेशन देना होगा, अपना आधार कार्ड देना होगा, बैंक का मतलब बैंक का पासबुक देना होगा, क्योंकि ये आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा, ठीक है। 12,000 रुपये आता है इसमें फ़ीस 1 भी रुपया नहीं लगती है। एप्लीकेशन किसको देना है? या तो प्रधान जी को दीजिए या फिर सचिव जी को दीजिए। 30 दिन के भीतर कार्रवाई होगी। और अगर ये नहीं सुनते हैं सचिव जी या प्रधान जी तो फिर आप एडीओ या बीडीओ साहब के पास जा सकते हो। एक चीज़ और, अगर आपके यहाँ एक बार
शौचालय आ चुका है तो फिर दोबारा किसी हालत में नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, एक परिवार को एक ही बार मिलता है, ऐसा नहीं कि घर में जो है 6 भाई हैं तो 6 को अलग अलग मिलेगा। जब तक परिवार रजिस्टर में अलग अलग नहीं होंगे तब तक वो परिवार एक ही माना जाता है, ध्यान रखना। अब आप ये कह दो कि नहीं साहब हम तो अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन परिवार रजिस्टर में जब तक आप अलग अलग नहीं होगे तब तक आप अलग अलग नहीं माने जाओगे। आपके अलग होने से या आपके मन से अलग होने से सरकार आपको अलग नहीं मानती। अगर मान लीजिए आपकी लाइटें वगैरह ख़राब हो गई हैं, आपकी स्ट्रीट लाइट आपकी गली में, आपको सही कराना है तो आवेदन दीजिए, निःशुल्क है, 3 दिन के भीतर कार्रवाई होगी। आवेदन किसको देना है? सचिव या प्रधान जी को। नहीं सुनते हैं तो एडीओ पंचायत या फिर खंड विकास अधिकारी महोदय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थल जैसे सार्वजनिक कब्रिस्तान, अंत्येष्टि स्थल का रख रखाव, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है या 4 दीवारी नहीं है, पूरा खुला हुआ है, जानवर वगैरह आ जाते हैं, तो इसकी मरम्मत करवाने के लिए आप जो है आवेदन दे सकते हैं। एप्लीकेशन देनी होगी, आईडी लगानी होगी। किसको देनी होगी? तो या तो आप जो है गांव के सचिव जी को दे दो या प्रधान जी को दे दो या फिर लेखपाल को दे दो। ये लोग इस पर 15 दिन में कार्रवाई करके आपको कुछ ना कुछ बात बताएंगे क्या स्थिति है। अब ये मत सोच लेना कि 15 दिन में पूरा बन के ओके हो जाएगा। 15 दिन में कार्रवाई होगी कि आगे क्या क्या प्रोसीजर इसका हो सकता है वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। नहीं सुनते हैं ये लोग तो फिर आप या तो तहसीलदार महोदय से मिलो या बीडीओ साहब से मिलो या फिर एडीओ साहब से मिलो। ठीक है, सार्वजनिक मैदान या सार्वजनिक उद्यानों के रख रखाव या उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं कि साहब इन्हें सुधारो। आवेदन किसको करना है? तो या तो गांव के प्रधान जी को या सचिव जी को। 15 दिन के भीतर कार्रवाई होगी। नहीं सुनते हैं तो एडीओ पंचायत या फिर खंड विकास अधिकारी महोदय से आप मिल सकते हैं। ग्राम पंचायत में आपको खुले में जिम चाहिए कि साहब हमारे यहाँ होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए आवेदन दीजिए, आईडी आप लगाइए। ठीक है, इसके लिए 20 रुपये प्रतिमाह आपसे शुल्क लिया जाएगा। 7 दिन के भीतर कोई कार्रवाई आपको बताई जाएगी कि बन सकती है कि नहीं बन सकती। प्रधान और सचिव जी से जो है आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, और नहीं सुनने पर आप खंड विकास अधिकारी या फिर एडीओ पंचायत महोदय से भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। चलो और देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये जो हमने अभी पीछे देखा था ना, ये इसमें एंट्री के लिए आवेदन है ग्राम पंचायत में खुली जिम। इसको बनवाने के लिए नहीं है, एंट्री के लिए। तो एंट्री के लिए 20 रुपये महीना इसका फीस रखा जाएगा। सार्वजनिक संपत्तियों पर यदि किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया है और आप उसे हटवाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि भाई सरकारी ज़मीन है और किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है तो आप आवेदन दीजिए, अपनी आईडी लगाइए, आधार कार्ड, निःशुल्क है ये, 7 दिन के भीतर कार्रवाई होगी। आवेदन किसको देना है? प्रधान जी या फिर लेखपाल को। ये लोग नहीं सुनते हैं तो वह एसडीएम या फिर तहसीलदार साहब से आप मिल सकते हो। ठीक है, ग्राम पंचायत में आपका अगर कोई पुस्तकालय है या सचिवालय में कोई पुस्तकालय है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए आपको आवेदन देना होगा। आवेदन किसको देना होगा? सेक्रेटरी या फिर प्रधान जी को। 20 रुपये इसकी फ़ीस रखी जाएगी। 3 दिन के भीतर कार्रवाई होगी। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर आप एडीओ पंचायत या बीडीओ साहब से मिल सकते हो। पंचायत भवन में अगर आपको कोई उत्सव कराना है, कोई समारोह कराना है, शादी वगैरह, तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एप्लीकेशन देंगे, साहब हमें पंचायत घर में शादी करानी है। किसको देंगे? सचिव या प्रधान जी को। 500 रुपये इसके लिए फ़ीस रखी जाएगी। 2 दिन में इस पर कार्रवाई होगी। ये लोग नहीं सुनते हैं प्रधान और सचिव तो फिर आप एडीओ या फिर बीडीओ साहब से मिल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में खेलकूद या सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाए तो आप आवेदन देंगे अपनी आईडी के साथ। किसको देंगे? आप देंगे प्रादेशिक विकास दल अधिकारी को। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, इसके अलावा आप प्रधान जी को भी आवेदन दे सकते हैं। ये लोग नहीं सुनेंगे तो जिला युवा कल्याण अधिकारी को भी आप आवेदन दे सकते हैं। तो ये वो प्रमुख जो है सारी की सारी सेवाएं हैं जो सिटीजन चार्टर के अंतर्गत आती हैं। मूल रूप से जो आप लोगों के काम है, जब आप सर्विस में आ जाओगे और आप जो काम करोगे वो ये वाले करोगे। यही 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में आदमी फंसता है, इन्हीं में उसे दिक्कत आती है और यही काम उसे मेनली करने होते हैं। बाकी काम तो जो है आराम से चलते रहते हैं। ये वाला जन्म, मृत्यु और परिवार रजिस्टर, यहीं पर आपकी पूरी नौकरी निकल जाएगी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो, है ना, तो फिर आपको ज्वाइन करना होगा हमारा पेड बैच, जिसमें मात्र 800 रुपये में ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको सारे के सारे पंचायती राज की, सारा का सारा यूपी स्पेशल, सारा का सारा कंप्यूटर आपको एक जगह मिल जाता है।
तो इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कॉल करिए और हमारे बैच को ज्वाइन करिए और प्रॉपर अच्छे से तैयारी करिए। साथियों, UPSSC की VPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको VPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।